ये 2022 की बात है। मैं सफ़र में था। उस समय मैंने हिंदू का एक न्यूज़पेपर लिया था। उसमें एक आर्टिकल निकला था जी। तो आर्टिकल का हाईलाइट मुझे बहुत खींच लिया था। वो जो हाईलाइट था उसमें हाईलाइट में लिखा था कैंसर ट्रेन। मैं पहले दिमाग में सोचा ये कैंसर ट्रेन कोई नया नाम है कि क्या। मैं न्यूज़पेपर लिया, जब पढ़ने लगा तब समझ में आया कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है कैंसर पेशेंट को लेके जी। और सोचिए कि एक पूरा ट्रेन में कितना बोगी होता है, कितना सीट होता है, वो टोटल भरी रहती है और वेटिंग लगा रहता है। तो मैं एकदम सकपका गया और जब मैंने और सर्वे किया तो मालूम चला कि ये रोज़ाना पंजाब से चलती है। तब थोड़ा मैंने सर्वे शुरू किया, तब मैंने देखा कि जो 22 साल का लड़का है उसको भी कैंसर हो रहा है, 22 साल के लड़के को डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक हो रहा है, अब तो कार्डियक अटैक हो रहा है एकदम। आज हमारे साथ खास मेहमान है कुंवर संदीप सिंह और आज हम हैं प्रकृति के करीब। वैसे तो नाम संदीप सिंह है लेकिन ये जानने वाले इनको प्रेम से कुंवर साहब कहकर बुलाते हैं। और आपको बता दें कि पिताजी आईजी थे और गाड़ी बंगला के साथ साथ लाल सोना के ठेकेदार थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक मन बदला और सब कुछ छोड़ छाड़ के नेचुरल खेती करने का मन बनाया और जुट गए खेती करने में। कुंवर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में। सारी सुख सुविधाएं जो एक आम आदमी की सपने होते हैं कि हमारे पास से भी सब कुछ हो, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर आज यहाँ खेतों पर बैठे हुए हैं, क्यों? ये 2022 की बात है। मैं सफ़र में था। उस समय मैंने हिंदू का एक न्यूज़पेपर लिया था। उसमें एक आर्टिकल निकला था जी। तो आर्टिकल का हाईलाइट मुझे बहुत खींच लिया था। वो जो हाईलाइट था उसमें हाईलाइट में लिखा था कैंसर ट्रेन। मैं पहले दिमाग में सोचा ये कैंसर ट्रेन कोई नया नाम है कि क्या। मैं न्यूज़पेपर लिया, जब पढ़ने लगा तब समझ में आया कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है कैंसर पेशेंट को लेके जी। और सोचिए कि एक पूरा ट्रेन में कितना बोगी होता है, कितना सीट होता है, वो टोटल भरी रहती है और वेटिंग लगा रहता है। तो मैं एकदम सकपका गया और जब मैंने और सर्वे किया तो मालूम चला कि ये रोज़ाना पंजाब से चलती है। तब थोड़ा मैंने सर्वे शुरू किया, तब मैंने देखा कि जो 22 साल का लड़का है उसको भी कैंसर हो रहा है, 22 साल के लड़के को डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक हो रहा है, अब तो कार्डियक अटैक हो रहा है एकदम। तो उसका मतलब अचानक ये सब कैसे हो रहा है। जी। तब वापस मैं कैंसर वाला ट्रेन को पढ़ने लगा, तब समझ में आया कि सबसे पहले पंजाब ने एक आंदोलन लगाया था प्रोडक्शन को अपने इंक्रीज करने के लिए। हमें पैसा कमाना है चाहे किसी कीमत में, हरित क्रांति जिसे बोला गया। जी जी। लेकिन इसका गलत उपयोग ये हुआ कि केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर इन लोग डिपेंडेंट हो गए जी। उस समय इनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आस्ते आस्ते बीमारी फैलने लग गया तब इंसान को समझ में आने लग गया जी। तो मैंने जब देखा कि अपना कौशाम्बी में, अपना उत्तर प्रदेश में कितने नेचुरल वाले, नेचुरल हिंदी में हम प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? खाली सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, नहीं। ये वेदा जो प्राकृतिक खेती होता है वो वेदा के अनुसार होता है। वेदा के अनुसार का मतलब कि खाली हम लोग गौ मूत्र, और कौन सा गौ? देसी गाय। देसी गाय का गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे, देसी गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे, तीसरा कुछ इस्तेमाल नहीं होता खेतों में। तो मैं भी पहले सोचने लगे क्या बिना इसका हो सकता है? तो एक ही चीज मुझे समझ में आया कि अगर उस समय उन लोगों ने किया तो आज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसी। अब तो हमारे पास साइंस है, अब तो मैं जमीन को टेस्ट करने के लिए लैब में भी भेज सकता हूँ। उस समय उनके पास क्या साधन था, लेकिन उनका जो साइंस है हमसे बहुत आगे निकल गया था। आज आम आदमी के पास पैसा तो है लेकिन शुद्ध भोजन नहीं है। वो बाजार से जाता है, सब्जी खरीदता है, खेत से जब गेहूं किचन तक जाता है आम आदमी के तो जहर युक्त हो जाता है, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो। और जाने अनजाने में सबको पता है कि आज सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केमिकल
पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग किसान करता है सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन उस किसान को भी नहीं पता और खाने वाले को भी नहीं पता कि जिस सब्जी को या जिस गेहूं को या जिस चावल को हम खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। आज लीवर फेल, किडनी फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है और डायबिटीज हो रही है। जितना हम भोजन खा रहे हैं उससे ज़्यादा तो इलाज में खर्च हो रहा है। हर घर में आपको एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा आपको आज भारत में। एकदम एकदम। एक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने ये विषय, ये टॉपिक लाए, तो इससे अगर हमारा व्यूज बढ़ता है और देखने वाले को तो देखना चाहिए कि आप लोग किस तरह, आप लोग खुद 40 किलोमीटर से, खाली मेरा इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू का मतलब है कि आप लोग नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए, ताकि जागरूक लोग हो जाए कि हम लोग भी, अगर हम लोग बेच ना सके खुद के लिए तो करें, अपने परिवार को तो सुरक्षित रखें। एक सब्जी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर्दी के समय हम लोग मॉइस्चराइजर या तेल डालते हैं, 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि जो तेल है, तेल हमारे स्किन के अंदर चले जाता है जी। अब ये सोचे कि पेस्टिसाइड को जब हम खीरा में डालते हैं या हम मूली में डालते हैं और उसी को कच्चा हम खाली धो के खा रहे हैं जी, उसके अंदर जो चला गया वो क्या होगा जी। तो वो तो पेस्टिसाइड आपका बॉडी, आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर तो में चला तो गया, उसको दूर कैसे करेंगे जी। इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, टॉक्सिक का मतलब जहर, जहर को वापस कैसे निकाला जाए। बिना शुद्ध खाना खाए चाहे जितना दवाई कर लीजिए, जो इलाज कर लीजिए, नहीं निकल सकता। ये ज़मीन धरती मैया ही हमें दे सकती है। अगर हम लोग पैसा खर्च करते दवाइयों में, इसमें कुछ ना करिए, बस माँ के पास आइए और वापस वेदा में आइए और अब आप अपने आप को देखिए। संदीप जी, थोड़ा सा पीछे चलेंगे आपके घर बैकग्राउंड में। पिताजी आपके आईजी थे, तो जन्म कहाँ हुआ आपका और लालन पालन कहाँ पर हुआ, कैसे, शिक्षा में क्या किया आपने? मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, सौभाग्य मेरा कि मैं ऐसे घर में, ऐसी ख़ानदान में मैं पैदा हुआ हूँ और पापा के कारण मैं कई राज्य में रहा हूँ। मेरा जन्म बंगाल में हुआ था, जहाँ से 1857 का लड़ाई शुरू हुआ था जी। बैरकपुर जी। मंगल पांडे तो मंगल पांडे ने जहाँ से आंदोलन बिगुल बजाया था, तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो हो सकता है कि उसके कारण मेरा, ये जगह पे आपका जन्म हुआ, तो एक क्रांतिकारी आपके अंदर भी। एक और आपने देखा होगा, जितने भी हमारे फिलोसोफर थे, चाहे रवींद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, चाहे दयानंद सरस्वती, दयानंद तो आपके साउथ इंडिया के हो गए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, ये सब बंगाल के हैं जी। तो फिलोसफी जो दुनिया का स्टार्ट हुआ तो बंगाल, तो मेरा सौभाग्य, मेरा स्टडीज़ मैक्सिमम वहीं पे बंगाल में हुआ। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। शुरुआती पढ़ाई वहीं पर बंगाल में क्लास 9 तक, 10th 11th 12th इलाहाबाद से किया, खाली 3 साल यूपी से किया जी। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चला गया जी। फिर पीजी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इन मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने किया। पढ़ाई करने के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं सर्विस की तैयारी नहीं की कि पिताजी आईजी हैं, मैं भी कोई प्रशासनिक पद पा जाऊं और आराम से जिंदगी बसर करूं। अपने पिताजी को मैं देखता था कि 24 घंटा घर में रहते नहीं थे। 1 महीने के लिए आज यहाँ पे ट्रांसफ़र है, अगले महीने कहीं और। हम लोग एक जगह में 1 साल से ज़्यादा रुके कभी नहीं है और ना कभी मैं बैठ करके अपने पिताजी के साथ खाना खा पाया। और मुझे मालूम है मेरे पिताजी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तभी तो ये बन पाए, लेकिन वो कभी मुझे पढ़ा नहीं पाए देश की सेवा के लिए जी। तो मैं सोचा कि मैं अब अपने मातृभूमि में तो भागूं, न तो मैं भी चले जाऊंगा और मुझे मालूम नहीं रहेगा कि मेरा उत्तर प्रदेश में मेरा गांव कहाँ है जी। एक छोटी सी आकार में मेरा गांव पता नहीं कहाँ मेरे लिए लिप्त हो जाता है जी। तो कब वापस आए आप? मैं वापस आया 2005 में। जीविकोपार्जन के लिए क्या किया आपने? मैं स्टार्टिंग में, मुझे बहुत एजुकेशन से शुरू में, आज भी मुझे पढ़ना ये सब चीज़ का बहुत शौक है जी। तो मैं कोचिंग चलाने लग गया। कोचिंग में मैं मेडिकल कोचिंग प्लस आईएएस का, जनरल स्टडीज़ का मैं कोचिंग स्टार्ट किया था। जब मैं पढ़ाता था उस समय मेरा उम्र होगा 24-25 साल का जी। जब मैं आईएएस पढ़ाता था, वहाँ के स्टूडेंट्स आते थे, मेरे से पूछते थे सर आप पढ़ाएंगे? जी। और देखो उम्र नहीं, मेरा एक लेक्चर सुन लो, अगर लेक्चर से लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ तो आप बैठ सकते हैं। क्योंकि एक जीएस, वो भी 24 साल का लड़का आईएएस कोचिंग करा रहा है, वो इम्पॉसिबल सा चीज़ है, लेकिन उसमें भी मैं काफ़ी सक्सेस रहा। जी।
उसके बाद मैं आया, थोड़ा ठेकेदारी का नाम बहुत सुना था, फिर ठेकेदारी में मैं आया। ठेकेदारी आपका 2005 से लेके 2019-20 तक किया हूँ। जी। उसके बाद मैं रिसर्च 2-3 साल नेचुरल प्राकृतिक खेती के ऊपर में आ गया। नहीं, ठेकेदारी से कैसे जो है आपका ठेकेदार वो रुझान हटा? ठेकेदार का एक मुझे अच्छा तरह डायलॉग याद है, सूर्य अस्त ठेकेदार मस्त। तो ये ठप्पा लगा हुआ है जी कि सूर्य अस्त हुआ ठेकेदार मस्त, उसका मतलब उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है भाई जी कोई मान सम्मान इज्जत ही नहीं है जी। मैं किसी के पास जाता था, अगर मैं बोल देता था मैं खनन से ऊपर से लेकर नीचे देखता था कि आप खनन के हो, जी। तो मुझे भी अजीब लगने लग गया कि एकदम माफिया के रूप में देखा जाता था। नहीं, खनन को माफिया के रूप में देखा ही जाता है, क्योंकि अभी कौशाम्बी में सीबीआई जांच भी हुई थी और तमाम घोटाले भी आए, लेकिन अभी जांच चल रही है, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अब सीबीआई जांच ये सब सरकारी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी इंसान ठेकेदारी करे वो गलत हो। मेरा ये मानना कि आप ठेकेदारी भी कर सकते हैं सही दिशा में भी, लेकिन जो ठप्पा पड़ता है वो आप हटा नहीं सकते, आप चाहे जितने अंदर से शुद्ध हो। तो कितने भाई बहन हैं और खेती कितनी है आपके पास यहाँ पर? हम लोग 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। हमारे जो जीजा जी है वो एयरफोर्स में है, वो इस समय एयर मार्शल है जी। और हमारे एक और जीजा जी वो कैप्टन से रिटायर हो चुके हैं, वो इस समय कोल माइन में। हमारे पिताजी 2 युद्ध भी लड़ चुके हैं जी। एक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा आपका जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 और 69 जी 69 71 में आपका बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उसमें हमारे पिताजी अहम भूमिका भी निभाए थे जी। और उसके लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था आपके राष्ट्रपति के द्वारा भी। जी। तो मैं ऐसी परिवार से आता हूं तो अच्छा लगता है कि मेरे पिताजी देश के लिए सेवा किए और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, सेवा करने चाहता हूँ लेकिन किसान बन करके। अच्छा, नेचुरल जो आज किसान खेती कर रहे हैं और वैदिक खेती में कितना अंतर है? वैदिक खेती में ये तो हमारा मूल जड़ हो गया। अगर हम हिंदू अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग आए कहाँ से? हम लोग वैदिक के टाइम ही से आए। हम लोग वही सब भूल गए। मैं कभी किसी को नहीं देखा हूँ कि अपना जो ये धरती माँ है इसको बैठ करके रोज कोई पूछता है, मैंने कभी नहीं देखा जी। सब लोग हम लोग आते हैं सीधा बो करके सींच करके दवाई छिड़का करके फिर वापस घर चले जाते हैं जी। पहले मुझे अच्छे तरह याद है जब मैं छुट्टी में आया करता था तो जब ढेर लगता था तो उन लोग गोबर से लेप करते थे, उसके बाद किया जाता था। हाँ कि नहीं महाराज? जी। अब सब प्रथा बंद हो गया। तो मेरा एक ही याद आता है मुझे एक और चीज, सरस्वती दयानंद सरस्वती जी का, यही जो व्यक्ति है जो हमें वेदास में बोले थे गो बैक टू वेदा, जी। कि उस समय हमारा समाज कोई मुसलमान बन रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कुछ हो रहा था, तो उन्होंने ये उठाया था। तो वापस मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें अपने वेदास में वापस चले जाना चाहिए, वहीं पे हमें सब चीज़ मिलेगा। खाली फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो दवाइयाँ भी है, जो आयुर्वेदिक दवाई भी चलते हैं वो भी वेदा से लेकर के इंसान कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि ये दवाई वेदा का टाइम में चलता था। आज इंसान कहता है कि ये मेरे नाम से चलता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा ये कुछ अपना नहीं है, मैं वेदा ही से लिया हूँ और रिसर्च में कर रहा हूँ। जितने भी आपके संस्कृत के यूनिवर्सिटी है उनके जो पीएचडी है उन लोग ने जो प्रोजेक्ट्स बनाया है वो प्रोजेक्ट्स को मैं बैठ के पढ़ता हूँ। डीएम कौशाम्बी द्वारा आपकी पुरस्कृत किया गया आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तक मैं ठेकेदारी किया था तब तक मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला था। हाँ, ये करोड़ों रुपए मिल रहे थे रुपए। अच्छा, मान लीजिए कि ठेकेदारी में आपने खूब कमाया, जैसा मुझे जानकारी है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा या हम बढ़ा चढ़ा के बोल दें, लेकिन अभी जो डीएम द्वारा पुरस्कृत किया गया तो कीमत बहुमूल्य क्या है? मैं सबसे पहले डीएम साहब को तो हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जी कि ज़िंदगी में पहले बार किसी ने मुझे कोई डीएम साहब ने मुझे पुरस्कार दिया और वो भी प्राकृतिक खेती के लिए। ये जो पुरस्कार मिलता है, ये जैसे मेरे पिताजी को विशिष्ट सेवा मेडल मिला था उसी तरह मेरा भी मुझे लग रहा है ये पहला मेडल मुझे मिला, वो सीना मेरा 56 का हो गया। जैसे आपके पिताजी आईजी थे तो इतने पुरस्कृत हुए थे और पहली बार आपको मिला तो क्या? अब पिताजी लोग को पुलिस मेडल कम से कम 5-6 मिला, तो उस समय जो उनको गर्व लगता था जो टांगते थे हॉल में, तो उसी तरह मैं भी, ये मेरा पहला पुरस्कार है। जिंदगी भर पहला पुरस्कार को आदमी कभी
भूलता नहीं। अच्छा, परिवार के लोगों ने देखा होगा उस पुरस्कार को, तो कैसा महसूस हुआ उस दिन? घर में क्या माहौल था? उस दिन तो सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं आज तक कि अब हम लोग सब प्राकृतिक खाना ही खाएंगे जी। इसका सिवा हम लोग में अब बाहर का खाना हम लोग तो लाते भी नहीं है। अच्छा, प्रकृति नेचुरल खेती जो है क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? देखिए, नेचुरल खेती में वेदा के अनुसार हमें सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाप करना चाहिए। नहीं, खेती क्या क्या कर रहे हैं? और सूर्य अस्त के बाद भी। अब हम लोग जो खेती इस समय में जो कर रहा हूँ वो जो सब लोग कर रहे हैं, मैं कुछ हट के नहीं कर रहा हूँ, जो सब लोग कर रहे हैं उसी चीज़ में मैं अभी हूँ। वो है गेहूँ है, धान है, सरसों है, आलू है, प्याज है। तो ये सारा चीज़ जो यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ नेचुरल खेती में। किसान के मन में एक बात बैठ गई है कि अगर हम अपने खेतों में यूरिया और डीएपी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, कम होगा। तो इसको उनके मन से कैसे दूर किया जाए? मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, जो प्राकृतिक खेती है उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन सबसे बड़ी सुकून जो मिलता है जी, वो सुकून क्या है कि मेरे परिवार और जिसको मैं दे रहा हूँ वो मैं जहर नहीं दे रहा, एक अमृत दे रहा हूँ। और पैदावार की बात करें तो अभी मैंने अपना सरसों किया है तो 1 बीघा में 3.25 क्विंटल, तो 3.25 क्विंटल कोई ख़राब एवरेज नहीं है आज के टाइम में। संदीप जी, एक सवाल और है कि जैसे जो नेचुरल खेती है आप कर रहे हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो या सरसों हो, मार्केट में जो आम तौर पे फर्टिलाइजर यूज करके जो किसान बेचने जाते हैं और आप जब अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो दोनों के रेट में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। इसके लिए मेहनत बहुत करना। उसके लिए मैं अभी से पूरा अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनाया हूँ ताकि जो चीज़ मैं यहाँ से निकालूँ वो काफ़ी अच्छे दाम में मिले, तभी जा कर के जो मेरे साथ में जो मेरे गांव है या यहाँ के जो किसान हैं तभी वो लोग भी प्रेरित होंगे। अगर इन लोग गेहूँ 25 रुपए का बेच रहे, अगर मैंने उनको बोला चलो अब मेरा मार्केट अच्छा बन गया, मैं तुम्हें 40 रुपए में दूंगा, तो ये बताइए कि क्यों वो हमें ना देंगे फिर, और क्यों प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे। बस मैं ये चाह रहा हूँ किसी भी तरह मैं रेट को हाई करूँ ताकि मेरे किसान भाई भी प्राकृतिक में फिर आ जाए। उनको मालूम है कि संदीप सिंह को अगर देंगे तो वो मांगेगा प्राकृतिक, और इस बहाने में मेरा गांव प्राकृतिक बन जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी इंसान आए, इतना मैं नाम इतना कमा लूँ कि कोई इंसान यहाँ पे आए एक बोरी गल्ला उठा ले, वो सोचेगा कि ये प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि ये शाहपुर है। अच्छा, गेहूं अभी जो आपने दिखाया था, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट कहाँ है गेहूं जो आपकी वैरायटी है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी देखा नहीं। ये जो आप गेहूं देख रहे हैं ये गेहूं आज का नहीं है। थोड़ा सा हमें जब हम लोग गेहूं लगाना शुरू किए थे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हड़प्पन कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये उस समय का गेहूं है। इसे कहते हैं इंग्लिश में एमर, EMMER, और इसे हिंदी में कहते हैं खपली। जी, आप लोगों से इतना कहेंगे कि आप लोग गूगल पे खपली गेहूं सर्च करिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। और तस्वीर में आप देखिए, शायद ही जो हमारे उम्र के युवा होंगे उन्होंने इस गेहूं को देखा होगा। अभी कुंवर साहब ने हमको, जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे हाथों में रख दिया और कहा इसे पहचानो। हमने कभी देखा ही नहीं था, पहचान नहीं पाए। बाद में इन्होंने बताया गेहूं है, और जब इसे हमने इसका छिलका निकाला तो गेहूं निकला। वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता हो या वैदिक परंपरा, उस जमाने का ये गेहूं है। और आप लोग सर्च करें। संदीप जी, इस गेहूं को खाने से क्या निरोग रहेगा शरीर? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला गेहूं मैं ही लगवा रहा हूँ ये। और इसका गुण पूरा दुनिया में आप देख लीजिएगा, ग्लूटेन जितना इसमें सबसे ना के बराबर मौजूद है, किसी में नहीं है ग्लूटेन। अच्छा, ग्लूटेन शरीर में जब हम आम गेहूं खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, तो ग्लूटेन क्या करता है? हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि हम लोग किस चीज़ से एलर्जिक है। जो हमारे जो बॉडी है, जो हमारा ब्लड है, सबसे ज़्यादा जो एलर्जिक जो चीज़ है वो आपका ग्लूटेन होता है। जी। एलर्जिक होने से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन आने से क्या हो जाता है
कि आपको फिर क्रोनिक का मतलब कि खतरनाक बीमारियां वहीं से जड़ शुरू हो जाता है जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, तो वो आपका ग्लूटेन है। दूसरा है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा बॉडी जो बाहरी आक्रमण जो चीजें हम लेते हैं उसको फाइट करने के लिए ये हेल्प करता है जी, बूस्ट करता है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको भी ये लोअर करने के लिए हेल्प करता है। आपको कैंसर है उसमें भी हेल्प करता है कि आपको कैंसर लेवल आगे ना बढ़े। और अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज का लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। अब आप ये बताइए, ये आटा है? मैं बोलूँगा आटा नहीं है, तब आप पूछेंगे क्या है आप तो ये आयुर्वेदिक दवाई एक तरह का हम बोलेंगे। जब एक चीज में इतना ज्यादा गुण आ गया तो उसको मैं दवाई का रूप बोलूंगा। तो एक रोटी खाइए रोज, और कितने चीजों से आप दूर भाग रहे हैं। कौन सा फल कौन सा अनाज है? मेरे ख्याल से कोई अन्न नहीं है जितना इसमें। क्या लगता है कि जिस तरह से आप खेती कर रहे हैं तो आसपास के जो किसान हैं वो आपको देखकर प्रेरित होंगे और बदलेंगे? मुझे पूरा विश्वास है। जब मैं यहाँ पे पहला शुरू किया था खनन, उस समय कोई शुरू नहीं किया था, लेकिन अब सब लोग शुरू करने लग गए। अब अगर मैं प्राकृतिक खेती में आया हूँ और अगर मैं सक्सेस होना है मुझे, और अगर मैं सक्सेस होता हूँ, अगर भाइयों को अपने साथ में लेके चलूँगा, जब उनको डबल मिलेगा तो मेरे भाई लोग क्यों नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भाई हैं सब मुझे मानते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भले व्यावसायिक खेती आप ना कर पाए प्रकृति नेचुरल, लेकिन कम से कम जीने के लिए अपने परिवार को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो आपको नेचुरल की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं किसान हूँ और अगर खाली मैं अपना पेट भरूँ तो मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। किसान का मतलब होता है कि दुनिया का वो पेट भरता है जी। और अगर मैं 100 आदमी को जहर का बिना खाना मैं दूं तो मैं सोचूंगा मैं किसान बन गया। तो यही प्रेरणा मैं अपने भाइयों को भी दूंगा ताकि वो भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके चले। जी, चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देंगे कि जो आप कार्य कर रहे हैं लोग देखें और प्रेरणा लें और खुद भी नेचुरल तरीके से खेती करें, क्योंकि आज पैसा तो सभी के पास है लेकिन जो बीमारियां हैं अब गांव में भी पहुंचने लगी हैं। लेकिन डायबिटीज, कैंसर और जो बीमारियां हैं उनके इलाज में लाखों रुपए लग जाते हैं, जो आम आदमी के पास पैसे नहीं होते। ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोगों से इतना कहेंगे कि कुंवर साहब आज जिस तरह से इनके पास ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, नाम दिया है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए इन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया, प्राकृतिक खेती। और आज हो सकता है कि जिस तरह से ये खेती कर रहे हैं 1000-1500 लोग भी इस खेती का लाभ उठाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।